वेलकम बैक बच्चों। इस वीडियो लेक्चर थ्रू हम बात करने वाले हैं डिटरमिनेंट के एमसीक्यू बेसिस पे जाएंगे, ठीक है। लेकिन इससे पहले थोड़े बहुत हमारे जो फॉर्मूले हैं वो सारे लिखने वाले हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे अपना टाइम ज़्यादा ना जाए इसीलिए हम लोगों ने सारे फॉर्मूला पहले से लिख रखे, ठीक है। और हम लोगों ने लास्ट वीडियो लेक्चर में मिसलेनियस एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट कर ली है, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं डिटरमिनेंट के एमसीक्यू किस तरह से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो उसको सॉल्व करने से पहले जितने भी सारे फॉर्मूला हम लोगों ने सीखे हैं और नए आपके लिए लिख रहे हैं वो हम लोग यहाँ पे थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं एमसीक्यू ऊपर, ठीक है। तो पहला हम लोगों ने सीखा था कि डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज। मतलब मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट को मतलब रो को या फिर कॉलम को इंटरचेंज कर लो, मतलब उसका ट्रांसपोज बना दूं तो भी डिटरमिनेंट में कोई चेंज होगा नहीं। दैट्स व्हाई क्या होगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज, ठीक है। वो हमारी पहली प्रॉपर्टी, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने सीखा था कि कोई स्केलर स्क्वायर मैट्रिक्स है ए n बाय n का, ठीक है। उसके साथ कोई स्केलर को मल्टीप्लाई कर देता हूं, मान लो k के साथ, तो k into a का डिटरमिनेंट जब भी निकालूंगा तो क्या आ जाएगा, k raised to n डिटरमिनेंट a, ठीक है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है फॉर एमसीक्यू, ठीक है। चलो उसके बाद हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि a and b आर स्क्वायर मैट्रिक्स, यहां पे लिखा नहीं है, a and b आर स्क्वायर मैट्रिक्स विच ऑर्डर n बाय n, ठीक है। दोनों का ऑर्डर सेम है, ठीक है। और उनके मल्टीप्लिकेशन का डिटरमिनेंट जो है, डिटरमिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, डिटरमिनेंट ए इनटू डिटरमिनेंट बी। ये भी हम लोगों ने बात की हुई है, ठीक है। तो याद रखना इसको। दूसरा है, मान लो तीन मैट्रिक्स हो ए बी और सी, उनका प्रोडक्ट का डिटरमिनेंट निकालना हो तो क्या करेंगे, सभी को इंडिविजुअल डिटरमिनेंट निकाल के प्रोडक्ट करेंगे तो भी आंसर क्या आएगा, सेम आएगा, ठीक है। और ये बहुत ही बढ़िया है, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डिटरमिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू बी ट्रांसपोज, ठीक है। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि बी का डिटरमिनेंट और बी ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट क्या आएगा, सेम आएगा, ठीक है। तो मैं डिटरमिनेंट ऑफ ए बी को क्या कर सकता हूँ, डिटरमिनेंट ए इनटू डिटरमिनेंट बी सेपरेटली लिख सकता हूँ। वैसे ही यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट ए इनटू डिटरमिनेंट बी ट्रांसपोज कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन हमें पता है डिटरमिनेंट ऑफ ए एंड डिटरमिनेंट ए ट्रांसपोज सेम होता है, तो ये वैल्यू भी दोनों क्या हो जाएगी आपकी सेम। तो सिमिलरली वैसे ही डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज इनटू ए या फिर ए ट्रांसपोज इनटू बी ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट बोथ आर क्या हो जाएगा, सेम। तो ये सारे रिजल्ट सेम होंगे, ठीक है। तो ये भी एमसीक्यू के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आगे बात करते हैं एडजॉइंट की प्रॉपर्टी में। तो एडजॉइंट ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज आल्सो सिमेट्रिक, मतलब जो भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा उसका एडजॉइंट हम निकालेंगे वो भी क्या आएगा, क्या आएगा, सिमेट्रिक ही आएगा, ठीक है। अब बात करते हैं ये डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए, ये प्रॉपर्टी हम लोगों ने प्रूव की थी। तो डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, डिटरमिनेंट ऑफ ए रेज़ टू n - 1 इनटू डिटरमिनेंट ए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या आने वाला है, एक स्केलर क्वांटिटी आने वाली, तो वो क्या हो जाएगी, डिटरमिनेंट a रेज़ टू n - 1 इनटू डिटरमिनेंट a, और n क्या है हमारा, मैट्रिक्स का ऑर्डर है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी हम लोगों ने कहां से लाई थी, वो वाली प्रॉपर्टी थी ना, कि एडजॉइंट a इनटू a इनटू एडजॉइंट a इज इक्वल टू डिटरमिनेंट a इनटू r। तो ये वाली प्रॉपर्टी थी, वो लिखना रह गया। तो ये वाली प्रॉपर्टी के बेसिस से हम लोग ये लेके आए थे, ठीक है। तो याद रखना, एडजॉइंट का ए का डिटरमिनेंट निकालना हो तो क्या करना है, हमें सिर्फ डिटरमिनेंट ए निकाल लेना है। क्या कर लेना है, सिर्फ डिटरमिनेंट ए, और जो डिटरमिनेंट ए आया उसमें से n - 1 करके पावर करके मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। हमें एडजॉइंट निकालने की जरूरत पड़ेगी नहीं, सीधा सीधा डिटरमिनेंट ए निकाल लो, उसके बाद उसका n - 1 पावर के साथ मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। याद रहेगा इतना, क्योंकि एडजॉइंट ए निकालेंगे फिर डिटरमिनेंट निकालेंगे तो वो तो बहुत टाइम जाएगा। तो उसके लिए शॉर्टकट क्या है, डिटरमिनेंट ए निकाल लीजिए, उसका ही पावर n - 1 करके उसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। चलो अब क्या है ये वाला एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए इज इक्वल टू क्या होगा, सभी के मन में एक ही आंसर आएगा, सर एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए करें तो फिर से मैट्रिक्स वही आ जाएगा, नहीं, वो सिर्फ 2/2 के लिए एप्लीकेबल है। किसके लिए एप्लीकेबल है, 2/2 के लिए, कि एडजॉइंट ए इनटू इसका फिर से एडजॉइंट निकालो, ठीक है। याद रखना, एडजॉइंट ए का फिर से एडजॉइंट निकालूं तो सिर्फ ये आएगा, वो किसके लिए एप्लीकेबल है, सिर्फ 2/2 के लिए, राइट। लेकिन
n by n का मैट्रिक्स जब भी होगा तो याद रखना है क्या आएगा, डिटरमिनेंट a रेज़ टू n माइनस 1 इनटू a आएगा, ठीक है, वो चेंज हो जाएगा। याद रखना बच्चे, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। क्या आ जाएगा, डिटरमिनेंट a रेज़ टू n माइनस 2 इनटू डिटरमिनेंट मैट्रिक्स a, ठीक है। चलो अब ये नाइन्थ वाला क्या बोल रहा है कि a b और c मल्टीप्लिकेशन है और उसका इनवर्स निकालना है। तो हमें पता है जैसे ट्रांसपोज में था वैसे इनवर्स में क्या हो जाएगा, c इनवर्स इनटू b इनवर्स इनटू a इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या होगी, डिटरमिनेंट a डज नॉट इक्वल टू 0, डिटरमिनेंट b डज नॉट इक्वल टू 0 और डिटरमिनेंट c डज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। आगे ये वाली प्रॉपर्टी नहीं आई आपकी, लेकिन नया है आपके लिए, एडजॉइंट ऑफ ab इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एडजॉइंट b इनटू एडजॉइंट a। जैसे ट्रांसपोज में होता था वैसे इनवर्स में होता था, वैसे ही हमारे पास एडजॉइंट में होगा, ठीक है, मैट्रिक्स अल्टर हो जाएंगे। अच्छा अब नेक्स्ट कि एडजॉइंट ऑफ k इनटू a, मतलब कोई किसी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो क्या हो जाएगा, k रेज़ टू n माइनस 1 इनटू एडजॉइंट a, ठीक है। मतलब किसी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करके फिर एडजॉइंट निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें इस तरह से निकालने के लिए बोले तो क्या निकाल दो, एडजॉइंट a निकाल दो और आगे किसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, k रेज़ टू n माइनस 1 के साथ, ठीक है। नेक्स्ट एडजॉइंट ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स रिमेन सेम, मतलब जब भी आपका कोई डायगोनल मैट्रिक्स होगा उसका एडजॉइंट निकालना होगा तो वो एट दैट टाइम सेम ही रहेगा, चेंज होने वाला नहीं है, ठीक है। चलो 12, तो A ट्रांसपोज का इनवर्स करना हो, क्या करना हो, A ट्रांसपोज का इनवर्स करना हो तो A इनवर्स का ट्रांसपोज भी कर सकते हो, ठीक है। मतलब आपको बोला जाए कि A इनवर्स निकालिए उसके बाद उसका ट्रांसपोज कीजिए, तो आप क्या कर सकते हो, A ट्रांसपोज करके भी इनवर्स निकाल सकते हो, बोथ आंसर क्या आएंगे, सेम आएंगे, ठीक है। चलो ये वाला कि एडजॉइंट ऑफ A ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ A होल ट्रांसपोज हो जाएगा, ठीक है। ये प्रॉपर्टी कोई खास यूज नहीं होती लेकिन याद रखना है, ठीक है। चलो a into x equal to b, हमारा जो सॉल्यूशन वाला इक्वेशन था वो a into x equal to b होता है तो x की वैल्यू क्या निकाल लेंगे, a इनवर्स into b, राइट। लेकिन आपको वहां पे बता दूं कि हमारे पास सॉल्यूशन कौन से है, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए आपको कौन सी कंडीशन याद रखनी है कि डिटरमिनेंट a डज नॉट इक्वल टू 0, याद रखना बच्चों, कौन सा सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन के लिए, ठीक है। दूसरा नो सॉल्यूशन, ठीक है, मतलब सॉल्यूशन मिलता नहीं है, राइट, और इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो बताओ बच्चों इन दोनों के लिए क्या एप्लीकेबल था, पहला स्टेप क्या था, डिटरमिनेंट a इज इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। तो हमें यही याद रखना है, क्या याद रखना है कि नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए डिटरमिनेंट a इज इक्वल टू 0 होगा, उसी से क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। यही टॉपिक याद रखना है, जब भी आपके पास नो सॉल्यूशन दे रखा हो, इनफाइनाइट सॉल्यूशन दे रखा हो तो क्या याद रखना है, डिटरमिनेंट a इज इक्वल टू 0, ठीक है। और आपको और एक बात करता हूं, दूसरा नाम है ट्रिवियल सॉल्यूशन और नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। ट्रिवियल सॉल्यूशन मतलब क्या हो जाएंगे, सारे जीरो आएंगे, आंसर क्या होंगे, सारे जीरो आएंगे। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन मतलब क्या होगा, आंसर जीरो सारे नहीं आएंगे, मतलब x की वैल्यू, y की वैल्यू, z की वैल्यू सारी जीरो आ जाए तो उसको ट्रिवियल सॉल्यूशन बोलेंगे, और उसकी डिफरेंट वैल्यू आए तो क्या बोलेंगे, उसको नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन बोलेंगे, ठीक है। अब मान लो जीरो आ गए सारे, तो कब होगा वो जीरो, जब हमारे पास क्या होगा, डिटरमिनेंट a डज नॉट इक्वल टू 0 होगा, तो क्योंकि यूनिक सॉल्यूशन आया ना, सारे जीरो। वैसे ही हमारे पास नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा तब भी हम क्या लेंगे, सॉरी नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा तो सारे डिफरेंट आएंगे, राइट। तो तब हम लोग क्या ले लेंगे, डिटरमिनेंट a इज नॉट इक्वल टू 0, और इसके लिए क्या ले लेंगे, डिटरमिनेंट a इक्वल टू 0, ठीक है। याद रखना है थोड़ा ये, ओके फाइन। मैंने वहां पे थोड़ा गलत बोला था लेकिन आपको समझ में आ जाएगा, ये सारे जीरो आ गए, ठीक है, ओके। अब क्या है यहाँ पे 15 वाला, यही बहुत इंपॉर्टेंट है, डिटरमिनेंट a इज टू इनवर्स, मतलब डिटरमिनेंट a का इनवर्स निकाल, इनवर्स का डिटरमिनेंट निकालना, सॉरी मैं क्या बोल रहा था कि डिटरमिनेंट सॉरी मैट्रिक्स a का इनवर्स का डिटरमिनेंट निकालना है, ठीक है। मैट्रिक्स a का इनवर्स का डिटरमिनेंट, मतलब मैट्रिक्स निकाल, मैट्रिक्स दे रखा हुआ उसका इनवर्स निकालना है, फिर उसका डिटरमिनेंट निकालना है, वो बहुत लंबी प्रोसेस हो जाएगी, राइट। लेकिन सिंपल हम क्या करना है, 1 अपॉन डिटरमिनेंट a निकाल लेना, दैट इज योर आंसर, ठीक है। इनवर्स का डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, 1 अपॉन डिटरमिनेंट a हो जाएगा, ठीक है। चलो 16 ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स A, मतलब क्या होता है
कोई मैट्रिक्स दे रखा हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 1, राइट। अब ये मैट्रिक्स का हमें ट्रेस निकालना है। मान लो मैट्रिक्स ए है तो इसका ट्रेस निकालना है। तो इसका मीनिंग क्या होगा कि सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ए, तो ये जितने भी एलिमेंट है डायगोनल के उनका सम कर लूंगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स। उसको किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल t और स्मॉल r, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या रिप्रेजेंट करें, pr ऑफ a प्लस को क्या बोलेंगे, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए। तो वो क्या आ जाएगा हमारे पास 5 + 1 6 6 + 1 7, ठीक है। मतलब जितने भी डायगोनल एलिमेंट होंगे उनका सम करना। और ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स इसके लिए एप्लीकेबल होगा सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए, क्योंकि उसी में डायगोनल एलिमेंट होंगे, ठीक है। जिसमें डायगोनल उसी में ट्रेस निकाल सकते हैं, ठीक है। चलो अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। अब ये वाला कहां पे काम लगेगा, मान लो आपको एक तरह से मैट्रिक्स दे रखा है, राइट, है ना। अब इस तरह से मैट्रिक्स दे रखा है तो उसका कोई इक्वेशन दे रखा होगा a³ + 3a² + ba + 7i = 0, और मान लो यहाँ पे स्मॉल a रखा, ठीक है। तो आपको ये स्मॉल a और स्मॉल b की वैल्यू फाइंड करने के लिए जो एमसीक्यू आएंगे वो वाले एमसीक्यू के लिए हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन भी चलेगा। मतलब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो आता है वही हमारा ये इक्वेशन होता है, राइट। तो उसके साथ सीधा सीधा कंपेयर कर लेंगे तो a मिल जाएगा और b मिल जाएगा, राइट। तो उसको निकालने के लिए क्या निकालने के लिए, कैरेक्टरिस्टिक निकालने, इक्वेशन निकालने के लिए हमारे पास दो तरीके, एक तो ये वाला और ये दूसरा वाला। ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन वाला कहां काम लगने वाला है, आपको जब भी मैट्रिक्स ए दे रखा हो इस तरह से और आपको इस तरह से इक्वेशन दे रखा हो और उसमें स्मॉल a और b की वैल्यू निकालनी हो, तब आपको कौन सा हेल्प करेगा, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आपको हेल्प करेगा, ठीक है। उसको निकालने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। एक तो डिटरमिनेंट ऑफ a - λi = 0 लेके सॉल्व करोगे तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगा वो सीधा सीधा यही मैट्रिक्स वाला इक्वेशन आ जाएगा। और उसके साथ सीधा कंपेयर कर लेंगे तो a³ का जो कोफिशिएंट होगा वो हमारा a आ जाएगा और a का जो कोफिशिएंट होगा वो हमारा क्या आ जाएगा, b आ जाएगा, याद रखना, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे सेकंड प्रॉपर्टी कि सेकंड मेथड कौन सी है। मान लो हमारे पास 2/2 का मैट्रिक्स होगा, कौन सा मैट्रिक्स होगा, 2/2 का। तो उसके लिए हम लोग किस तरह से निकालेंगे, x² - trace of a into x plus determinant a = 0। ये बहुत ही फास्ट तरीका है, ठीक है, याद रखना। क्या, x² - trace of a into x plus determinant a = 0, ठीक है। अब बच्चों बोलोगे कि ये जो इक्वेशन आएगा वो तो x² x के फॉर्म में आएगा, राइट। और वो जो x वाला जो मैट्रिक्स इक्वेशन आएगा वो इक्वेशन को हमारा जो मैट्रिक्स होगा वो सेटिस्फाई करेगा। मान लो हमारे पास इक्वेशन निकल के आया x² + 5x + 7 = 0, ठीक है। ये इक्वेशन आया कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, राइट। लेकिन हमने क्या बोला, हर एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को मैट्रिक्स जो है वो सेटिस्फाई करेगा, जो जिस मैट्रिक्स में से निकाला है वही मैट्रिक्स, ठीक है। तो मान लो हम लोगों ने a में से निकाला है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो इसको किस तरह से लिख सकते हैं, a² + 5a + 7i = 0। समझ में आ रहा है, मतलब ये जो x वाला इक्वेशन आएगा वो हम लोग मैट्रिक्स से इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और फिर कंपेयर करके a और b की वैल्यू निकाल सकते हैं, याद रखना। ये किसके लिए एप्लीकेबल है, 2/2 के लिए। क्या करना है, सिर्फ x² - trace of a into x plus determinant a = 0। चलो 3/3 के लिए कौन सा है, 3/3 के लिए क्या आएगा, x³ - trace of a x² plus ये a11 a22 a33, मतलब क्या हुआ, ये डायगोनल के कोफैक्टर है उनका सम करना है, डायगोनल के कोफैक्टर का सम इनटू x माइनस डिटरमिनेंट a = 0, ठीक है। तो ये हमारे किसके लिए एप्लीकेबल होगा, 3/3 के लिए। ये दोनों तरीके करना है तो वो भी तरीके से कर सकते हो, या फिर ये वाला मेथड a - λ = 0 कर दो, उनका डिटरमिनेंट निकाल लो, वो जो इक्वेशन आएगा वो किस फॉर्म में आएगा, लैम्ब्डा के फॉर्म में आएगा, ठीक है। तो लैम्ब्डा की जगह में सिर्फ क्या रखना है, मैट्रिक्स रखना है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इक्वेशन आ जाएगा, कौन सा वाला, कैरेक्टरिस्टिक। आई होप बच्चों के ये सारे फॉर्मूला ना आपको समझ में आया होगा, ठीक है। मान लो कहीं यहाँ पे कोई एक आध दो फॉर्मूला रह गए होंगे तो हम लोग एमसीक्यू सॉल्व करेंगे तब वो सारे कवर कर लेंगे, ठीक है। लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि कोई एक आध फॉर्मूला रह गया है। यहाँ पे बहुत सारे डिटरमिनेंट के फॉर्मूले हैं, ये सारे फॉर्मूले आपको
गुजकेट में भी यूज होंगे, जेडब्ल्यू में भी यूज होंगे और बोर्ड के एमसीक्यू सॉल्व करने में भी यूज होंगे। ठीक है, तो एक बार इसको सही से नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, सही से एक बार लिख लीजिए, सही से इसको एक बार रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, और उसके बाद एमसीक्यू सॉल्व करने की ट्राई करना। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या बात की थी कि इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सारे फॉर्मूला देख लेंगे और थोड़े बहुत एमसीक्यू सॉल्व करने की ट्राई करेंगे। ठीक है, तो अभी ये सारे एक बार लिख लीजिए, सही से एक बार पढ़ लीजिए। ठीक है, ऐसा लगे तो एक बार फिर से लिख लीजिए, 2 बार लिख लीजिए, 3 बार लिख लीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन याद रहने चाहिए सारे फॉर्मूला। ठीक है, आई होप बच्चों की सारा टॉपिक आपको समझ में आया होगा, सारे फॉर्मूले। ठीक है, तो आप लिख लीजिए, मैं तब तक अब एमसीक्यू करवाते आगे। ठीक है, अब एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। तो बच्चों हम लोग अभी एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास मैंने 4 बोर्ड का एमसीक्यू लिखे हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करने से पहले मैं आपको थोड़ा बता दूं कि हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था उसमें एक छोटी सी गलती हो गई है। कौन सी गलती? कि एडजॉइंट ऑफ ए का जो डिटरमिनेंट है ना, वो क्या आएगा? डिटरमिनेंट a raised to n - 1 आएगा। मैंने से बाय मिस्टेक गलती से इनटू a भी लिख लिया। ठीक है, तो वो थोड़ा आपका रॉन्ग है। कि क्या आएगा? डिटरमिनेंट a raised to n - 1 याद रहेगा? ओके फाइन। एडजॉइंट a का डिटरमिनेंट क्या रहेगा? डिटरमिनेंट a raised to n - 1। ठीक है, ओके। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है, इफ a इज अ डायगोनल मैट्रिक्स दे रखा है, देन डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट a इज इक्वल टू व्हाट? तो अभी हम लोगों ने बात की क्या हो जाएगा? एडजॉइंट ऑफ a इज इनका डिटरमिनेंट क्या आ जाएगा? a raised to a का n - 1। तो यहाँ पे 3/3 का डिटरमिनेंट है, तो आंसर क्या आएगा? डिटरमिनेंट a raised to स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, n की जगह 3 डालेंगे, 3 - 1 मतलब स्क्वायर आ जाएगा डिटरमिनेंट का। तो पहले हम क्या निकाल रहे हैं? डिटरमिनेंट a निकाल रहे थे। तो आपको तो पता है डायगोनल मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या आएगा? डायगोनल एलिमेंट का प्रोडक्ट। तो यहाँ पे डिटरमिनेंट a क्या हो जाएगा? a³ हो जाएगा, और यहाँ रख देंगे तो क्या आंसर आ जाएगा? a³ का पावर 2 मतलब a 6, और आंसर आएगा a raised to 6। ठीक है, ओके। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास मैट्रिक्स दे रखा है, देन डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट a और एडजॉइंट a निकालना है। ओ मतलब एडजॉइंट a तो निकालना है, उसका एडजॉइंट a निकालना है, उसका एडजॉइंट निकालना है, उसका डिटरमिनेंट निकालना है। मतलब डिटरमिनेंट के अंदर एडजॉइंट ऑफ a, सॉरी डिटरमिनेंट के अंदर एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट a का डिटरमिनेंट निकालना है। ठीक है, तो बच्चों हम लोग क्या करते हैं? अभी हमारे पास एक फॉर्मूला है, एडजॉइंट a का डिटरमिनेंट क्या होता है? डिटरमिनेंट a raised to n - 1। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ? एडजॉइंट a को b मान लेता हूँ, तो ये मैट्रिक्स कैसा बन जाएगा? ये इक्वेशन कैसा बन जाएगा? एडजॉइंट ऑफ b का डिटरमिनेंट बन जाएगा। यहाँ पे मान लो मैं b ले लो, क्या ले लो बच्चों? b। ये मैट्रिक्स है, तो मान लो ये मैट्रिक्स को b ले लिया, तो उसका एडजॉइंट ऑफ b हो जाएगा, है ना, उसका डिटरमिनेंट। तो मतलब यहाँ पे एडजॉइंट b बना, तो एडजॉइंट b का डिटरमिनेंट क्या आएगा? डिटरमिनेंट b raised to n - 1। ठीक है, b लेकिन क्या हमारे पास? एडजॉइंट a है। अब एडजॉइंट a का डिटरमिनेंट मतलब हमारे पास क्या होता है? डिटरमिनेंट a raised to n - 1, डिटरमिनेंट a raised to n - 1 और उसकी पावर में n - मतलब ये पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये क्या बन जाएगा? डिटरमिनेंट a raised to n - 1 का स्क्वायर। समझ आए? फिर से समझा देता हूँ। हमें क्या निकालना है? डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट a। मैंने यहाँ पे क्या कर दिया? एडजॉइंट a को b ले लिया, तो ये इक्वेशन किस फॉर्म में बन जाएगा हमारा? एडजॉइंट ऑफ b का डिटरमिनेंट निकालना है। अब एडजॉइंट b का डिटरमिनेंट मतलब क्या हो जाएगा? डिटरमिनेंट b raised to n - 1। यहाँ पे क्या रिजल्ट दिखा रहा है? डिटरमिनेंट b। ठीक है, डिटरमिनेंट b। तो डिटरमिनेंट b की की बात करें तो यहाँ पे b की बात तो क्या की थी? एडजॉइंट a, तो मैंने यहाँ पे एडजॉइंट a रख दिया। तो ये क्या आ गया? एडजॉइंट ऑफ a का डिटरमिनेंट का n - 1 पावर। अब एडजॉइंट a का डिटरमिनेंट हमारे पास है, क्या आता है? डिटरमिनेंट a raised to n - 1, तो वो रख दिया, और उसकी n - 1 पावर। तो n - 1 मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो क्या हो जाएगी? n - 1 का स्क्वायर। समझ आए? तो सिर्फ आपको अभी डिटरमिनेंट a निकालना है और यहाँ पे वैल्यू डाल देनी है। ठीक है, अब n की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 3/3 का मैट्रिक्स है, मतलब 3 आएगी। 3 - 1 मतलब कितना हो जाएगा हमारे पास? 2। 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4। मतलब आंसर क्या आएगा? डिटरमिनेंट a raised to 4। ठीक है, तो अब हम लोग इसका डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं। तो डिटरमिनेंट ऑफ a 1 2 1 -1 डायरेक्ट निकाल लेता हूं। ठीक है, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1 माइनस माइनस +2 और ये -2
ये क्या हो जाएगा -1, ये क्या हो जाएगा -4, -1 लैंड करेंगे तो क्या आएगा +1 और ये -2, ये हो जाएगा 3, ये 5 5 to the +10 और ये क्या हो जाएगा हमारे पास -1 +1, तो कितना आया हमारे पास 40। तो डिटरमिनेंट ए कितना आया 40। हमारे पास क्या है डिटरमिनेंट ए का 4 पावर मतलब 14 का 4 पावर आ जाएगा। ऑप्शन है ये रहा, ठीक है। समझ में आए? याद रखना है कि डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए का आंसर क्या आएगा आपका डिटरमिनेंट a⁻n-1 का स्क्वायर, ठीक है। पूरी बात समझ में आई? नहीं समझ में आई तो वीडियो पॉज करके फिर से एक बार देख लेना, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। ओके फाइन, अब आगे चलते हैं। अब इसमें एमसीक्यू में क्या बोला है, इफ ए इज अ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स? ऑर्थोगोनल। अब मैट्रिक्स हम लोगों ने जब पढ़ाया था तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के बारे में बात की थी। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स किसको बोलते हैं? A into A ट्रांसपोज क्या आना चाहिए I, या फिर A ट्रांसपोज into A क्या आना चाहिए I। तो ऐसा जो मैट्रिक्स होता है उसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तब हमारे पास क्या चाहिए, डिटरमिनेंट A चाहिए। क्या चाहिए? डिटरमिनेंट A। अब बच्चों यहाँ पे दोनों साइड डिटरमिनेंट लगा लो, A ट्रांसपोज into A इसको यूज करता हूँ इज इक्वल टू डिटरमिनेंट I हो जाएगा, ठीक है। अब ये डिटरमिनेंट ऑफ A ट्रांसपोज into A है तो इसको सेपरेट भी कर सकता हूँ, डिटरमिनेंट A ट्रांसपोज into डिटरमिनेंट A। अब डिटरमिनेंट I क्या आएगा हमारे पास 1, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 1 ही होता है। ओके, अब ये डिटरमिनेंट A ट्रांसपोज और डिटरमिनेंट A वो तो दोनों सेम होते हैं, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ यहाँ पे डिटरमिनेंट A into डिटरमिनेंट A इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे डिटरमिनेंट A into डिटरमिनेंट A मतलब क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट A का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। स्क्वायर रूट निकाल लो तो क्या आ जाएगा, डिटरमिनेंट A इज इक्वल टू +or-1, ठीक है। समझ में आया? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स मतलब क्या होता है, A ट्रांसपोज into A इज इक्वल टू A into A ट्रांसपोज इज इक्वल टू I होता है, ठीक है। तो हमें किसका डिटरमिनेंट निकालना था, डिटरमिनेंट A। तो मैंने दोनों साइड डिटरमिनेंट दे दिया, फिर सेपरेट कर लिया, I का डिटरमिनेंट 1 लिख लिया, डिटरमिनेंट A ट्रांसपोज की जगह मैंने क्या लिख दिया, डिटरमिनेंट A, क्योंकि मुझे डिटरमिनेंट A वैल्यू चाहिए, A की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो डिटरमिनेंट A ट्रांसपोज की जगह मैंने क्या लिख दिया, डिटरमिनेंट A। अब डिटरमिनेंट A into डिटरमिनेंट A क्या हो जाएगा हमारे पास, डिटरमिनेंट A का स्क्वायर। स्क्वायर रूट हटाया तो क्या आएगा आंसर, +or-1। आई होप बच्चों ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा है बच्चों, A मैट्रिक्स दे रखा है और A इनवर्स दे रखा है, और आपको क्या निकालना है, स्मॉल a और स्मॉल c की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। दो वेरिएबल निकालना, और आपके पास A है और A इनवर्स है। तो क्या करेंगे यहाँ पे, और देखा जाए तो यहाँ पे मैट्रिक्स A में भी वेरिएबल है और A इनवर्स में भी वेरिएबल है। A और A इनवर्स का कोई कांसेप्ट है हमारे पास, है ना। A into A इनवर्स करूंगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास, I आ जाएगा। एक मल्टीप्लिकेशन वाला कांसेप्ट है हमारे पास, मतलब मैट्रिक्स A और उसका इनवर्स के साथ प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा। तो वही कर लेते हैं, A और A इनवर्स का प्रोडक्ट I के साथ कंपैरिजन, तो हमारे पास वेरिएबल आ जाएंगे A और C, ठीक है। चलो कर लेते हैं। हमारे पास ये क्या है, 0 1 2 1 2 3 3A1। A इनवर्स क्या हमारे पास 1/2 -1/2 1/2, ये 4 और ये 3 और ये C और ये 5/2 -3/2 और ये 1/2 इज इक्वल टू I। बच्चों देखा जाए तो यहाँ पे बहुत सारे 1/2 कॉमन निकाल लो, तो उसको कॉमन निकाल लेता हूँ। 2 3 1 कॉमन निकाल लिया तो ये क्या आ जाएगा 1, ये 1/2 है ना, हाँ 1/2, तो ये क्या आ जाएगा -1, ये 1, यहाँ पे नहीं है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना आ जाएगा -8 6 2C, ये क्या हो जाएगा 5 -3 और 1 इज इक्वल टू I, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये 1/2, ये 0 आएगा इसके साथ, -8 और ये 10, समझ में आ रहा है कुछ, तो ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। Horizontal vertical 0 into -1 0, 1 into 6 6, 2 into -3 -6, 0 into 1 0, 1 into 1 2 2C मतलब 2C,
2 into 1 2 समझ आ रहा है कुछ? ओके अब फिर से हॉरिजॉन्टल वर्टिकल 1 into 1 1 2 into -8 -16 3 into 5 15 फिर से हॉरिजॉन्टल वर्टिकल 1 into -1 2 into 6 12 3 into -3 -9 1 into 1 1 2 into 2c 4c 3 into 1 3 ओके चलो आगे बढ़ो ये आगे करने की जरूरत है सी वाला इक्वेशन आ गया अभी ये वाला बाकी है तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल 3 into 1 3 a into -8 मतलब हमारा हो जाएगा -8 a 1 into 5 plus 5 ठीक है चलो बाकी निकालने की जरूरत नहीं क्यों क्योंकि हमारे पास सी वाला और ए वाला इक्वेशन आ गया राइट तो उसके साथ सीधा सीधा कंपेयर कर लेंगे ठीक है हमारे पास सामने क्या है आई है तो यहाँ पे ये वाला जो एलिमेंट है वो क्या आएगा आई में तो 0 आएगा मतलब क्या हो जाएगा ये 1/2 2c + 2 = 0 हो जाएगा ठीक है और यहाँ पे ये जो एलिमेंट है वो भी 0 आएगा वहां पे तो क्या आएगा 1/2 ये कितना हो जाएगा हमारे पास 8 है ना मतलब 8 - 8 है = 0 हो जाएगा आई में पता है ना डायगोनल एलिमेंट 1 आएंगे बाकी सारे तो 0 आएंगे तो उसके साथ कंपेयर कर लिया मैंने तो ये 2c = -2 c = कितना आ जाएगा -1 और ये 8a = 8 तो a = कितना आ जाएगा 1 तो हमारे पास क्या आया a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू -1 1 - 1 मतलब ये आंसर ठीक है आगे की कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं थोड़ा अपना टाइम वेस्ट होगा ठीक है आई होप बच्चों की आपको समझ में आया तो हम लोगों ने अभी 4 एमसीक्यू है आगे करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू तो बच्चों क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो 5 है उसमें क्या बोला है द सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस हैज ब्लैंक सॉल्यूशन मतलब कौन से सॉल्यूशन होंगे ठीक है हमारे पास ऑप्शन है इनफाइनाइट सॉल्यूशन एक यूनिक सॉल्यूशन और यहां पे बोला नन ऑफ दिस और कांट से एनीथिंग अबाउट इट ओके तो हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है हमारे पास सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन सॉल्व करने की जो मेथड्स है उससे हमें पता है कि मान लो डिटरमिनेंट = 0 आ गया तो क्या हो जाएगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0 आया वो क्या हो जाएगा यूनिक सॉल्यूशन ठीक है अब ये डिटरमिनेंट किसका निकालना मैट्रिक्स ए का और ये मैट्रिक्स ए क्या है जो हमारे पास सिस्टम है उसके जो कोएफिशिएंट्स है उससे बना हुआ मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेंट = 0 आ गया तो इनफाइनाइट इसका डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आया तो कौन सा हो जाएगा यूनिक सॉल्यूशन ठीक है तो इसका मैट्रिक्स पहले बना लेंगे मैट्रिक्स ए तो मैट्रिक्स ए की बात करें तो क्या बनेगा हमारे पास 1 2 3 2 3 4 3 4 5 ठीक है अब इसका क्या निकालना है आपको डिटरमिनेंट तो डिटरमिनेंट निकालना है डिटरमिनेंट ऑफ ए 1 2 3 1 2 3 3 4 4 5 फाइन निकाल लेते हैं 1 ये कितना हो जाएगा 5 × 15 -16 -2 ये 10 -12 + 3 ये 8 -9 ठीक है तो ये कितना हो जाएगा हमारा -1 ये कितना होगा -2 माइनस प्लस 2 2 4 ये -1 -3 ये कितना है आपका 0 तो डिटरमिनेंट ऑफ ए = 0 तो क्या होगा यहाँ पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन इनफाइनाइट सॉल्यूशन ठीक है क्योंकि यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या होना चाहिए जो कोएफिशिएंट्स है उसका जो मैट्रिक्स है वो डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए ठीक है और इक्वल टू 0 हो गया तो हम लोग क्या बोलेंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन ठीक है ये दो ऑप्शन तो ऐसे ही कट जाएंगे नन ऑफ दिस वाला क्यों कट जाएगा कांट से एनीथिंग क्यों कट जाएगा क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कोई वेरिएबल नहीं आ रहा कि जिसकी वजह से हम लोग उसका डिटरमिनेंट नहीं निकाल पाए ठीक है डिटरमिनेंट नहीं निकाल पाए तो हम लोग बोल सकते हैं नन ऑफ दिस या फिर कांट से एनीथिंग अबाउट इट समझ में आ रहा है कुछ ओके फाइन तो वो आंसर के हिसाब से ऑप्शन दे रखे होते हैं ठीक है ओके चलो अब 6 नंबर का देखते हैं द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस हैज नॉन जीरो सॉल्यूशन ओके नॉन जीरो सॉल्यूशन मतलब
नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन? नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। नॉन जीरो मतलब x y और z की वैल्यू जीरो आने वाली नहीं है, ठीक है, तो नॉन जीरो सॉल्यूशन। देन पॉसिबल वैल्यू ऑफ k इज व्हाट, ठीक है, पॉसिबल वैल्यू ऑफ k इज व्हाट, ठीक है। तो जब भी आपको नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन बोला हो, क्या बोला हो बच्चों? नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, तो आप याद रखना इसको, उसका डिटरमिनेंट इक्वल टू जीरो आएगा। किसका डिटरमिनेंट? जो वेरिएबल है, सॉरी जो इक्वेशन है उसके जो कोएफिशिएंट है उससे जो मैट्रिक्स बनेगा उसका डिटरमिनेंट ऑलवेज क्या आएगा? जीरो आएगा। तभी इसका क्या होगा? नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा, ठीक है, फाइन। तो इसका पहले मैट्रिक्स बना लेते हैं। 1 k 1 माइनस के माइनस 1 1 माइनस 1 माइनस 1 एंड माइनस 1, ठीक है, ये हमने मैट्रिक्स बना लिया। अब इसको क्या करना है? सॉल्व करके k की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। इसका डिटरमिनेंट क्या होगा? जीरो होगा, तो सॉल्व कर लेते हैं। 1 k 1 माइनस के माइनस 1 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। क्यों डिटरमिनेंट इक्वल टू 0? बिकॉज a has a system has what? नॉन जीरो सॉल्यूशन। उसको हम क्या बोलेंगे? नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे? नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, ठीक है। हमने डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 ले लिया, इसको सिंपलीफाई करेंगे और k की वैल्यू निकाल लेंगे। तो 1 मैं डायरेक्टली एक्सपांड कर देता हूं, तो कितना हो जाएगा? 1 माइनस प्लस 1, ठीक है, और यहाँ पे प्लस के माइनस के प्लस 1 माइनस 1 के प्लस 1 इक्वल टू 0। नाउ दिस इज 2 माइनस के स्क्वायर प्लस के माइनस के माइनस 1 इक्वल टू 0। प्लस के माइनस के कट, तो के स्क्वायर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये वहां चला जाएगा, तो के स्क्वायर और ये क्या आ जाएगा आपका? प्लस 1 वहां जाएगा, तो माइनस 1 इक्वल टू 0। तो व्हाट वी कैन राइट? के माइनस 1 के प्लस 1 इक्वल टू 0। तो के माइनस 1 इक्वल टू 0 और के प्लस 1 इक्वल टू 0। सो के इक्वल टू कितना है आपका? 1 और के इक्वल टू आपका माइनस 1। तो ऑप्शन है हमारे पास ऐसा, हाँ ये रहा माइनस 1 और 1, ठीक है। जब भी नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन जब भी नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन बोला हो तो आपको क्या करना है? डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 लेना है, याद रखना। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन मतलब क्या हो जाएगा हमारा? नॉन जीरो सॉल्यूशन, ठीक है। आई होप बच्चे ये समझ में आया होगा, ठीक है, और ये याद रखना आपको। अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू पर। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 आपके यहाँ पे बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा। The matrix A is equal to alpha 2 2 alpha and determinant of AQ is equal to 125, then alpha is equal to what? मतलब अल्फा की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। यहाँ पे क्या दे रखा है? डिटरमिनेंट A का क्यूब इज इक्वल टू 125, ठीक है। हमारे पास एक रिजल्ट है कि डिटरमिनेंट A raised to n इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ? डिटरमिनेंट A का होल पावर n। समझ में आ रहा कुछ? ठीक है, तो यहाँ से मैं डिटरमिनेंट A निकाल सकता हूँ। ये क्या हो जाएगा? डिटरमिनेंट A raised to 3 पावर है, ये 5 की 125 है, इसकी जगह मैं 5 का क्यूब लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे क्यूब रूट निकाल लूंगा, तो डिटरमिनेंट A इज इक्वल टू कितना आएगा हमारे पास? 5। समझ में आया? तो डिटरमिनेंट की वैल्यू हमारे पास 5 आ गई। एक मैट्रिक्स दे रखा है, उसमें से वैल्यू निकालनी है बस, तो उसका डिटरमिनेंट निकाल देते हैं। डिटरमिनेंट A तो क्या हो जाएगा? अल्फा 2 2 अल्फा, डिटरमिनेंट इज इक्वल टू कितना हमारे पास? 5। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो अल्फा इनटू अल्फा, अल्फा स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 5, तो अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो अल्फा इज इक्वल टू प्लस और माइनस 1, ठीक है। अब बच्चे बहुत ही छोटा सा है, आपको समझ में आया होगा, ठीक है। यहाँ पे 10 पावर भी डाल सकते हो, यहाँ पे 3/3 का डिटरमिनेंट मैट्रिक्स भी दे सकते हैं, ठीक है। मतलब ये 2/2 के लिए था, ऐसा 3/3 के भी दे सकते हैं, ठीक है। याद रखना है वाला क्वेश्चन। ओके, अब सिस्टम ऑफ इक्वेशन फिर से आया है, हैज द नो सॉल्यूशन, राइट। अब इस बार कौन सा सॉल्यूशन है? नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन एंड नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। वो तीन चीजें हो, कौन सा सॉल्यूशन बच्चों? एक तो इनफाइनाइट, नो सॉल्यूशन
एंड नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो ये तीनों दिन के लिए हमें क्या ले लेना है, डिटरमिनेंट इक्वल टू 0। याद रखना क्या ले लेना है, डिटरमिनेंट इक्वल टू 0। किसके लिए नॉट इक्वल टू लेना है, जब भी आपको यूनिक सॉल्यूशन दे रखा हो, ठीक है, याद रखना। ओके, द सिस्टम एंड दिस हैज अ नो सॉल्यूशन फॉर लैम्बडा इज इक्वल टू व्हाट, मतलब यहाँ पे हमें फिर से लैम्बडा की वैल्यू निकालनी है। जो लास्ट क्वेश्चन किया था उसमें k की वैल्यू निकालनी थी, वैसे ही हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, लैम्बडा की। लेकिन इस बार क्या टर्म दे रखी है, नो सॉल्यूशन। लेकिन हमें पता है कि नो सॉल्यूशन होगा तो हमें क्या लेना है, डिटरमिनेंट इक्वल टू 0। तो निकाल लेते हैं कोएफिशिएंट का डिटरमिनेंट। ये 2 1 1 -1 -2 1 और 2 1 और लैम्बडा। मैंने मैट्रिक्स को डायरेक्ट डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिख लिया इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लैम्बडा की वैल्यू ये 2, ये क्या हो जाएगा आपका -2 लैम्बडा -1 +1 लैम्बडा -1 और ये +2, ये क्या हो जाएगा 1 +2 इक्वल टू 0। ये हमारे पास निकलेगा यहाँ पे 4 लैम्बडा -2, ये लैम्बडा -1 +6 है ना, 3 2 6 इक्वल टू 0। ये कितना हो जाएगा हमारे पास -3 लैम्बडा और ये कितना हमारे पास मिलेगा +3 इक्वल टू 0। दैट्स व्हाई क्या हो जाएगा 3 लैम्बडा इज इक्वल टू 3, तो लैम्बडा इज इक्वल क्या आ जाएगा 1। तो है ऑप्शन ये रहा, ठीक है। और ये सारे क्वेश्चन इनफाइनाइट सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, ट्राइवियल सॉल्यूशन, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन एंड ट्रिवियल सॉल्यूशन, वो वाला जो क्वेश्चन है वो हमारे पास जेडबल में आएगा ही आएगा, है ना। सारे पेपर में क्वेश्चन आता ही आता है इस बार, ठीक है। तो ये वाले क्वेश्चन सही से देख लेना, ठीक है। आपके पास जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हो तो उसको भी लगा लेना, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। और हम लोगों ने जो सीट दे रखी है, ठीक है, वो घर पे जाके देखना, उसमें है सारे क्वेश्चन, तो वो भी करना। कौन से वाले, ये वाले सिस्टम ऑफ इक्वेशन वाले, ठीक है। तो डिटरमिनेंट के एमसीक्यू प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देना। चलो अब यहाँ पे थोड़ा एक नया क्वेश्चन है आपके लिए। इफ a1 a2 a3 डॉट 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 an आर इन जीपी सॉरी, इसमें है जीपी मतलब जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, तीन टर्म जीपी में हो ए बी और सी, तो उसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं, b स्क्वायर इक्वल टू ac लिखते हैं ना। यस या नो, याद नहीं आ रहा तो बता दूं, a by b b by c सारे तो रेशियो सेम होते हैं, तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, b स्क्वायर इक्वल टू ac, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कितने टर्म है, n टर्म है, r इन जीपी, ठीक है। मैंने तीन टर्म के लिए बताया, लेकिन यहाँ पे कौन से कितने टर्म है, n टर्म, ठीक है। For ai is greater than 0, मतलब सारे कौन सा नंबर है, पॉजिटिव नंबर है। कौन सा नंबर है, पॉजिटिव नंबर। जो भी टर्म आएंगे आपकी वो क्या होगी, पॉजिटिव, याद रखना पॉजिटिव। ओके, for i is always greater equal to 1, मतलब जो i भी लेना है वो भी क्या लेना है, 1 या फिर 1 से ज्यादा लेना है। देन बूम, यहाँ पे log वाला टर्म आया, देखो log n plus 1 log n plus 2, समझ में आ रहा है कुछ। तो इसकी वैल्यू निकालनी है हमें। यहाँ पे ये वाली टर्म थी ना हमें ai is greater than 0, इसका मीनिंग वही हुआ कि यहाँ पे log वाली कोई भी टर्म अंदर नेगेटिव होने वाली नहीं है, पर सारी क्या आने की पॉजिटिव, तो हमें पास log की वैल्यू मिल पाए, समझ में आया कुछ। तो इसीलिए हम लोगों ने ये मेंशन किया हुआ है कि ai is always greater than 0। ओके फाइन, अब थोड़ा ध्यान से देखते हैं। एक an है, an plus 1 है और an plus 2 है, तो ये कंसेक्यूटिव तीन टर्म है, समझ रहे हो। ओके फाइन, अब देखो नेक्स्ट an plus 3 है, an plus 4 है और an plus 5, ये भी तीन कंसेक्यूटिव टर्म है। an plus 6, an plus 7, an plus 8, मतलब ये भी सारी हमारे पास क्या है, कंसेक्यूटिव टर्म है। किसकी है, जीपी की। पहली an plus 1 और an plus 2, ठीक है। दूसरा क्या है हमारे पास, an plus 3, an plus 4, an plus 5, ये सारे कंसेक्यूटिव टर्म है, ठीक है। और लास्ट कौन सा था हमारे पास, an plus 6, an plus 7, an plus 8। चलो, तो अभी मैंने बताया कि तीन टर्म जो कंसेक्यूटिव होती है जीपी में, उसके लिए क्या लिख सकते हैं, b स्क्वायर इक्वल टू ac लिख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख पाएंगे, an plus 1 का स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखूंगा, an into an plus 2, समझ में आ रहा है कुछ। ओके, अब यहाँ पे जो भी टर्म है log के फॉर्म में है, तो दोनों साइड log लगा ले, दोनों साइड log लगा ले। अब दोनों साइड log लगाएंगे तो क्या होगा, log an into an plus 2, ठीक है। अब कई बच्चों ने log के फॉर्मूले नहीं पता होंगे, तो उनके लिए बता दूं कि जब भी log x raised to n होगा तो ये n ऑलवेज कहाँ आ जाएगा, आगे आ जाएगा।
तो उसके लिए क्या लिख पाएंगे हम लोग n log x, ठीक है। या फिर कोई मल्टीप्लाई में होगा तो उसको पावर के फॉर्म में भी ले जा सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 2 है ना, उसको आगे ले जा रहा हूँ तो क्या हो जाएगा 2 टाइम log an प्लस 1, ठीक है, इज इक्वल। अब थोड़ा ध्यान से देखना दूसरा फॉर्मूला जो लॉग में कहीं सिखाना होगा आपने, मतलब आपने सीखा होगा या फिर इंग्लिश ना भी सीखा हो, कि लॉग के अंदर दो नंबर मल्टीप्लाई में हो x into y, log x into y, तो उनको हम लोग एडिशन के फॉर्म में लिख सकते हैं क्या, log x प्लस log y। या फिर दो टर्म लॉग के अंदर एडिशन में हो उसको मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हैं, याद रहेगा ये। तो यहाँ पे हमारे पास दो टर्म मल्टीप्लाई में तो उसको एडिशन में लिख लेता हूँ, तो क्या आ जाएगा log an प्लस log an प्लस 2। हमारे पास एक रिजल्ट आ गया, इक्वेशन आ गया, क्या आ गया 2 टाइम log an प्लस 1 इज इक्वल, क्या लिख सकता हूँ log an प्लस log an प्लस 2, ठीक है। आई होप बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा। ओके फाइन, अब क्या कर लेता हूँ यहाँ पे, तो आप डायरेक्टली लिख जाएंगे, यहाँ पे n प्लस 1 था तो यहाँ आ गया, इन दोनों का सम आ गया, तो इन दोनों के बारे में क्या लिख पाएंगे हम लोग, सेम यही प्रोसेस करेंगे, क्या आएगी n प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू n प्लस 3 इंटू n प्लस 5। ऐसा क्यों, क्योंकि ये भी तीन टर्म है जो कंसेक्यूटिव है और किसमें है, जीपी में है। तो ये रहा रिजल्ट, उसका यूज करके हम लोग ये लिख सकते हैं। अब दोनों साइड लॉग लगा लेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा 2 टाइम log an प्लस 4 इज इक्वल टू log an प्लस 3 प्लस log an प्लस 5। इज देयर एनी प्रॉब्लम? ये दूसरा रिजल्ट आ गया। सेम थिंग अबाउट यहाँ पे क्या लिख पाएंगे 2 टाइम log an प्लस 7 इज इक्वल टू log an प्लस 6 प्लस log an प्लस 8। इज देयर एनी प्रॉब्लम? नहीं ना, ठीक है। अब थोड़ा ये डिटरमिनेंट देखा जाए तो यहाँ पे an प्लस 3 n प्लस 6 है, n प्लस 1 n प्लस 4 n प्लस 7 है, राइट। तो ये हमारा n प्लस 1 ये रहा, n प्लस 4 ये रहा और n प्लस 7 ये रहा, ठीक है। लेकिन सबके आगे 2 है मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे मैं पहले ही सेकंड कॉलम में C2 में 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो 1/2 ये क्या हो जाएगा log an प्लस 3 log an प्लस 6, ये 2 टाइम log an प्लस 1, 2 टाइम log an प्लस 4, 2 टाइम log an प्लस 7। समझा? मैंने क्या किया, कॉलम 2 को 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, ठीक है बात। यहाँ पे आ जाएगा log an प्लस 2 log an प्लस 5 log an प्लस 8। अब बच्चों यहाँ पे इसकी वैल्यू डाल लेते हैं, ये रही हमारे पास, तो डाल लेते हैं, तो क्या बन जाएगा 1/2 log an प्लस 3 log an प्लस 6, और यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, ये रहा log an प्लस log an प्लस 2, यहाँ पे क्या आएगा log an प्लस 3 प्लस log an प्लस 5, यहाँ पे आएगा log an प्लस 6 प्लस log an प्लस 8। तो मैंने यहाँ पे log an प्लस 1 की वैल्यू डाल दी, log an प्लस 4 की वैल्यू डाली 2 टाइम, और यहाँ पे क्या है 2 टाइम log an प्लस 7 की वैल्यू डाली, ठीक है। और लास्ट कॉलम तो ऐसे ही लिख लेते हैं, तो क्या है log an प्लस 2 log an प्लस 5 log an प्लस 8, ठीक है। अब ध्यान से देखोगे तो ये कॉलम और ये कॉलम का एडिशन करूंगा तो ये कॉलम आ जाएगी, समझ में आ रही? मतलब C1 के अंदर C1 प्लस C3 कर दूं तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, C1 और C2 दोनों इक्वल आ जाएंगे, और दोनों कॉलम आइडेंटिकल हो जाएगी तो उसका डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा 0। तो ये मैट्रिक्स का इसका मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा हमारे पास 0। तो इसका आंसर क्या आएगा आपके पास 0। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे क्या ले रखा था, जीपी में ले रखा था, जीपी का हम लोगों ने ये रिजल्ट यूज किया। फिर लॉग लगाने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसमें ही लॉग लगाया हुआ है, तो इसीलिए लॉग लगाया, ठीक है बच्चों।
और ये जितने भी टर्म अंदर है वो सारे क्या है, पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव है तो हम लोग लॉग के जो फॉर्मूले वो भी लगा पाएंगे। और यहाँ पे पहले से ही बोल रखा था कि a इज ग्रेटर देन 0, तो मैंने सारे दोनों साइड लॉग लगा लिया, दो इक्वेशन आए और तीन इक्वेशन आए, उसकी वैल्यू वहां पर रख दी, तो हमारे पास दो कॉलम सेम आ गई। दो कॉलम सेम आ जाती है, कैसे सेम आ जाती है कि C1 के अंदर C3 ऐड करूंगा तो log n plus log n plus 2, देखो आ गई log n plus 3 log n plus 5 आ गई, log n plus 6 log n plus 8 आ गई। तो ये दोनों कॉलम सेम हो जाती है, कौन सी, C1 और C2, तो दो कॉलम आइडेंटिकल हो जाएगी तो डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा उसका 0। तो दैट्स व्हाई मैंने क्या लिखा है यहाँ पे 0। आई होप बच्चों के आप पूरे आपका एमसीक्यू समझ में आएंगे, ठीक है। हम लोगों ने यहाँ पे 9 एमसीक्यू कवर किए हुए हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग 9 से आगे बात करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने फॉर्मूलेस बताए और साथ में हम लोगों ने 9 एमसीक्यू प्रैक्टिस किए, ठीक है। उनमें से बहुत सारे जेडब्ल्यू के लिए भी इंपॉर्टेंट है और हमारे पास जो प्रीवियस ईयर में एग्जाम में पूछे गए वो भी सारे हैं, ठीक है। तो थोड़ा ये एमसीक्यू एक बार देख लेना, खुद प्रैक्टिस कर लेना और हमने असाइनमेंट दे रखा है उसमें से एमसीक्यू प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देना, ठीक है। और एक बात कि हम लोगों ने जो फॉर्मूले बताए थे उसमें थोड़ी जो गलती हुई थी वो भी मैंने बता दी, ठीक है। और जो भी एरर होगी तो थोड़ा कमेंट सेक्शन में लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं, अभी पर्सनली मैसेज कर देना, क्योंकि बहुत सारे फॉर्मूले लिखे तो वो गलती से, वो आपको पता होगा कि वो हो गया था डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए के बारे में, तो वो क्या होता है डिटरमिनेंट ए इज टू n-1 होता है, लेकिन मैंने क्या लिख लिया था इनटू ए लिख लिया था, तो वो थोड़ी एरर थी, वो थोड़ा चेंज कर लेना, ठीक है। और कुछ नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। 9 एमसीक्यू किए, आगे के एमसीक्यू नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं बच्चों। थैंक यू वेरी मच।